आज हम लोग पढ़ते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। देखो, आसान चीज है, आपको समझ में आ जाएगा। पिछले क्लास में हम आपको एक चीज बताए थे कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट याद है ना। की वाला केस में यहाँ पे देखो, जैसे हम लोगों ने लिखा था मेन में a बराबर 10, मेन के ऊपर, और मेन के अंदर a बराबर 15। फिर हम लोग जब प्रिंट करते थे तो कहते थे कि ये लोकल की प्रायोरिटी ज्यादा होता है, इसलिए लोकल वेरिएबल को प्रिंट करें। ठीक है। पर और आपको हम ये भी बताए थे कि सी में इसका कोई उपाय नहीं है कि आप ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कर सको, लेकिन सी प्लस प्लस में इसका उपाय है। ठीक है। तो सी प्लस प्लस में इसका उपाय है कि अगर सेम नाम से ग्लोबल वेरिएबल भी है और लोकल वेरिएबल भी है, तो उस केस में डायरेक्टली अगर हम कॉल करेंगे तो लोकल वेरिएबल कॉल होगा, लेकिन कुछ तरीका है जो हम अगर यूज करेंगे तो ग्लोबल वेरिएबल कॉल होगा। ठीक है। जैसे देखो, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। ग्लोबल वेरिएबल इज inaccessible when a local variable of the same name like a is available within the function। यही ना चीज पढ़े थे पिछले क्लास में हम लोग, कि अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल है तो इनएक्सेसिबल हो जाता है अगर उसी नाम का लोकल वेरिएबल बना है तो सी में। बट सी प्लस प्लस अलाउज अस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सेसिंग बोथ द वेरिएबल। मतलब सी प्लस प्लस में ऐसा तरीका है जिसका यूज करके हम ग्लोबल और लोकल दोनों को एक्सेस कर सकते हैं सेम टाइम में। इट अचीव्स दिस थ्रू अ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इसके लिए हमको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कैसा होता है? ऐसे डबल कोलोन, डबल कोलोन दोगे तो 4 ठो डॉट जैसा बन जाएगा, इसी को बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का बेसिकली दो वर्क है। तो एक काम तो इसका हो गया कि ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करने के लिए। अब कैसे कॉल करने के लिए, तो नीचे एग्जाम्पल में देखो। जैसे यहाँ पर है इंट a बराबर 10, इसके बाद मेन के अंदर लिखा हुआ है a बराबर 15। तो पिछले क्लास के हिसाब से जो आप जानते हो कि अगर हम यहाँ पर प्रिंट करें a सी आउट के अंदर, तो ये 15 प्रिंट करेगा, क्योंकि 15 लोकल वेरिएबल ए है और यह ए ग्लोबल है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ना ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करें, तो आपको क्या करना है, उस वेरिएबल के नेम से पहले स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना है। अगर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर वेरिएबल का नाम दोगे तो यह ग्लोबल को एक्सेस करे। यह कॉन्सेप्ट सी में नहीं था, यह सी प्लस प्लस में होता है। प्लस अगर आप चाहते हो कि ग्लोबल वेरिएबल को हम चेंज करें, तो ठीक है। जैसे यहाँ देखो, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ए इक्वल टू 20 लिखा हुआ है। अगर सीधे रहता ए बराबर 20 तो इसको चेंज करता लोकल वेरिएबल को, लेकिन यहाँ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर दिया है, मतलब यह ऊपर वाले इस ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर। फिर से जब हम प्रिंट करेंगे तो ए, तो ये लोकल हो जाएगा ए, ग्लोबल हो जाएगा ए। अभी देखो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए लोकल ए बराबर 15 और ग्लोबल ए बराबर 10। फिर ए का वैल्यू हो गया 20, तो लोकल ए बराबर 15 और ग्लोबल ए बराबर 20। ऐसे आना चाहिए। पहला लाइन में आएगा आउटपुट लोकल ए बराबर 15 ग्लोबल बराबर 10, और दूसरे लाइन में आएगा लोकल बराबर 15 ग्लोबल बराबर 20। यानी लोकल में तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं, तो लोकल दोनों केस में 15 रहेगा। आउटपुट देखो, अगर इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो आपको ऐसा आउटपुट मिलेगा, लोकल ए बराबर 15 ग्लोबल ए बराबर 10, लोकल ए बराबर 15 ग्लोबल ए बराबर 20। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हैश, सिंपली जैसे प्रोग्राम लिखते हो, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम एच, नीचे आ जाओ, हैश इंक्लूड फोनियो डॉट के बाद यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट ए बराबर 15 चाहे 10, तो 10 ही रखते हैं। उसके बाद void main के अंदर
इंट ए बराबर 15 LRSCR, फिर आउट इंडेल, पहले लोकल को प्रिंट कराते हैं, लोकल ए, और इसी में अगर आपको ग्लोबल प्रिंट करना है, क्या लिखोगे, ग्लोबल यहाँ पे लिखना होगा आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ए। अगर आप चाहते हो कि ए में हम कुछ चेंज करें तो यहाँ कर सकते हो, ए इजकल टू जो भी नंबर देना है, मान लो 40 देना है, 40 कर दो, और फिर से चाहो तो इसे प्रिंट कर लो, सी आउट डेल लोकल ए। देखो सिंपली ए हम लिख रहे हैं तो ये लोकल वेरिएबल को पॉइंट करेगा, और जब हम इसके साथ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करेंगे तो ये ग्लोबल को पॉइंट करेगा। बस मेन हमको यही समझ, ठीक है। रन कराओगे तो देखो वैसे ही आउटपुट आएगा। क्लियर? यानी यहाँ पे मेन के अंदर, यहाँ पर एक ही प्रोग्राम में सेम स्कोप में आप लोकल और ग्लोबल दोनों को एक्सेस कर सकते हो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज कर, ठीक है। अब स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का दूसरा यूज हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या यूज है इसका। देखो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का दूसरा यूज है कि अगर किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन लिखना है आपको, और आपको पता नहीं है कि अभी क्या फंक्शन लिखें, तो ठीक है, अभी सिर्फ फंक्शन का नाम लिख के छोड़ देंगे, और बाद में हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। यानी आप कह सकते हो कि फंक्शन के मेथड को, सॉरी, फंक्शन नहीं, क्लास के मेथड को आउटसाइड ऑफ क्लास, क्लास के बाहर में प्रिंट करने के लिए, बाहर में डिफाइन करने के लिए हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करें, ठीक है। समझ में आया? मतलब क्लास का कोई मेथड है और आप चाहते हो कि उस मेथड को क्लास के बाहर में लिखें, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। आपको करना ये पड़ेगा कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? पहले एक एग्जांपल है, एग्जांपल में देखो, यहाँ देखो। जैसे मान लो ये क्लास बन गया, फर्स्ट नाम का एक क्लास है, क्लास के अंदर दो वेरिएबल है आई और जे, ठीक है। इसके अंदर हमको दो ठो फंक्शन बनाना है, एक इनपुट नाम का फंक्शन और एक आउटपुट नाम का फंक्शन। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनपुट नाम का फंक्शन को भी डिफाइन नहीं किया गया है, आउटपुट के भी फंक्शन को डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ इनको डिक्लेयर करके छोड़ दिया गया है, सिर्फ इनका प्रोटोटाइप देकर छोड़ दिया गया है। तो अगर इनको सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया गया, या डिक्लेयर करके मतलब प्रोटोटाइप देकर इनको छोड़ दिया गया, तो ये कि तो वैसे तो किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो करेगा क्या, यानी इसको डिफाइन तो किए नहीं हो। तो अगर हम इसको चाहते हैं कि क्लास के बाहर में डिफाइन करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्लास बंद हो गया, देखो यहाँ पर इंड हो गया क्लास। अब क्लास के बाहर में उसी फंक्शन का void फर्स्ट, अब देखो यहाँ पर void लिख रहे हैं, यही इनपुट नाम के फंक्शन का void। अब इनपुट डायरेक्ट न लिखकर इसके साथ हम फर्स्ट को जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट नाम का जो क्लास है उसके अंदर जो इनपुट नाम का फंक्शन है उसको यहाँ डिफाइन करें। यहाँ करली ब्रेस दिया हुआ है, आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। सेम यहाँ पर वही है, void फर्स्ट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आउटपुट, यहाँ करली ब्रेस दिया हुआ है, इसके अंदर लिखो। समझ में आया? ये दिक्कत है? तो इस चीज को हम लोग ना एक काम करते हैं, सी में रन करा कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक छोटा सा फंक्शन बनाना होगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अगर आप
आईटी फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, तो बीसीए कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अब आप बीसीए की कंप्लीट तैयारी हमारे ऐप पे कर सकते हो। इसका नाम बीसीए ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर है। बीसीए एक 3 साल का प्रोफेशनल कोर्स होता है, जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। हमारे ऐप पे आपको हर सेमेस्टर के कोर्सेस सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको बीआरएबीयू के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। हमारे सारे सेमेस्टर के वीडियो लेक्चर्स और नोट्स अवेलेबल हैं। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे। और इसके साथ कुछ मॉडल क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही सहायक होंगे। हमारे ऐप पे आपको कंप्लीट डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के। ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जिसका नाम बीसीए ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर है। आपको प्ले स्टोर में बीसीए ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर टाइप करके सर्च करना है, और वहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, और आप जिस कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहो उसे कर सकते हो। सॉरी, क्लास बनाना होगा, इसको डिलीट कर देते हैं। इसी प्रोग्राम में हम लोग आगे काम करो, ऊपर से ही लिखते हैं। देखो, सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं, क्लास फर्स्ट। कोई भी नाम दे सकते हो, एबीसी टेस्ट, कुछ भी। एक एक और चीज करते हैं, दो क्लास बनाते हैं, क्लास सेकंड। ठीक है। अब वेरिएबल वगैरह नहीं डिफाइन करते हैं, डायरेक्ट फंक्शन ही बनाते हैं। मान लो हम यहाँ पर क्लास फर्स्ट के अंदर एक फंक्शन बनाए, पहले सेकंड को हटा देते हैं, पहले रहने दो सिर्फ। फर्स्ट के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं, void to, और इस फंक्शन को नीचे डिफाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, सी आउट न्यू लाइन भी कर लो। तो फंक्शन इन फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास के अंदर तो फंक्शन इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। बस इतना ही लिखते हैं, छोड़ो, फंक्शन और कुछ बनाने का जरूरत नहीं है। ये तो एक नॉर्मल तरीका हो गया जो हम लोग बनाते हैं, एकदम नॉर्मल तरीका से। हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्लास है फर्स्ट, इसका एगो ऑब्जेक्ट बना लिए, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एफ। ये जितना नीचे लिखे हो इस सबको मिटा देते हैं। और यहाँ पर हम सीधे कॉल करते हैं एफ डॉट शो। तो ऑब्वियस सी बात है कि एफ डॉट शो कॉल हो जाएगा, इसको प्रिंट कर देगा। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल तरीका। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस फंक्शन को, देखो फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ प्रिंट कर रहा है। हम चाहते हैं कि इसको ये बाहर कर दे क्लास से, तो कर देते हैं बाहर। कैसे कर देते हैं बाहर, यहाँ पे बंद किए हैं ना फंक्शन क्लास, इसको हटा के क्लास को हम लोग यहीं पे क्लोज कर देते हैं। क्लास क्लोज हो गया। ये फंक्शन क्लास से बाहर है। अभी के समय में ये जो फंक्शन है, ये क्लास के बाहर का फंक्शन हो गया। अगर आप चाहते हो कि ना ये फंक्शन उस क्लास का ही हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन का प्रोटोटाइप दे देंगे, प्रोटोटाइप दे दिए। और यहाँ पर लिखते वक्त, फंक्शन लिखते वक्त, ये किस क्लास का फंक्शन है, तो फर्स्ट क्लास का। तो फर्स्ट और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और सो, अगेन अब हो गया। फिर जैसे प्रोग्राम पहले रन कर रहा था वैसे ही रन करेगा, जबकि हमारा यह फंक्शन क्लास के बाहर लिखा हुआ। ठीक है, रन कराओ। क्लियर। आप और भी क्लास बनाना चाहो तो और भी बना सकते हो। जैसे मान लो हम अगला क्लास बनाते हैं, क्लास सेकेंड। इसके अंदर भी अगर आप फंक्शन बनाना चाहो तो वैसे ही पब्लिक। अब या तो आप void show नाम से भी फंक्शन बना सकते हो। दो को बनाते हैं फंक्शन, इसके अंदर एगो डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाते हैं, दोनों को बाहर डिफाइन करते हैं।
यहाँ पे। तो कैसे करेंगे? वॉइड सेकेंड, नहीं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, तो मेथड, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कुछ प्रिंट करते हैं, आउट इंडेल तो मेथड इन सेकेंड क्लास का सो मेथड है ये, ठीक है। हाँ, इंडेल। अब ऐसे ही अगर आप डिस्प्ले मेथड को भी लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। आप यहाँ पर डिस्प्ले मेथड भी लिख सकते हो। करेंगे क्या? वही void सेकेंड नाम का क्लास और इसके अंदर डिस्प्ले। और वही चीज आप यहाँ भी लिख सकते हो, आउट इंडेल डिस्प्ले मेथड इन सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सेकंड क्लास आपका यहाँ क्लोज हो गया, हम क्लास ऊपर में बना दिए, दोनों दोनों का क्लास ऊपर में बना दिए, फंक्शन को डिफाइन नहीं किए, खाली फंक्शन का नाम दे के छोड़ दिए। और नीचे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की सहायता से हमने फंक्शन का नाम, फंक्शन को डिफाइन कर दिया, ठीक है, उस क्लास के लिए। कॉल करने के लिए चलो यहाँ पर एफ का शो कॉल हो गया है, नीचे हम लोग सेकेंड क्लास का एगो ऑब्जेक्ट बना लिए एस डॉट शो और एस डॉट डिस्प्ले, दोनों ही कॉल हो गया, तो रन करा सकते हो। देखो सबसे पहले शो फंक्शन इन फर्स्ट क्लास, शो मेथड इन सेकंड क्लास, डिस्प्ले मेथड इन सेकंड क्लास। कहने का मतलब ये है कि आप स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की सहायता से किसी फंक्शन को, वह फंक्शन अगर किसी क्लास का है तो जरूरी नहीं है कि आप क्लास में डिफाइन करो, क्लास के बाहर भी आप उस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। क्लास का नाम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर फंक्शन का नाम देगा, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखो वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है कि अब इस लाइन को आपके नोट्स में मिल जाएगा, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्या लिखा हुआ है। सो वी कैन से दैट स्कोप रिजोल्यूशन इज यूज्ड फॉर टू पर्पसेस। तो रिजोल्यूशन ऑपरेटर दो काम के लिए यूज किया जाता है। पहला काम क्या हो गया? फॉर पॉइंटिंग मेंबर ऑफ पार्टिकुलर क्लास, किसी क्लास के मेंबर को पॉइंट करने के लिए, वैसे ही फंक्शन को पॉइंट करने के लिए। और दूसरा फॉर कॉलिंग वेरिएबल्स, फॉर कॉलिंग ग्लोबल वेरिएबल्स इन केस द लोकल वेरिएबल ओवरराइड्स द ग्लोबल वेरिएबल। मतलब वही बात है कि अगर लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल सेम नाम का है तो उस केस में ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करने के लिए हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो ये हो गया खत्म। नाउ छोटा सा एक और पॉइंट है, क्लास वर्सेस स्ट्रक्चर। मतलब क्लास और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को आ सकता है। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस आपको पता चल चुका होगा, बट देखो, क्लास इज अ रेफरेंस टाइप और स्ट्रक्चर इज अ वैल्यू टाइप। अगेन, वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप आपको समझ में आता है? याद करो, आप पहले पढ़े थे ना, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस करने का मतलब क्या होता है कि उस चीज का एड्रेस पास होता है, और कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वह डेटा पास होता है। तो जब कॉल बाय वैल्यू पास होता है, नहीं, जब कॉल बाय वैल्यू पास होता है तो उसके अंदर अगर कुछ आप चेंजेस करते हो, वह चेंजेस मेन में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। लेकिन एक सेकेंड रुकना। हाँ, तो ये कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू जो पढ़े हो उसमें क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस से अगर कोई डेटा जाता है तो जो चेंज हुआ फंक्शन के अंदर वह मेन में रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कॉल बाय वैल्यू से जो डाटा जाता है वह चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होता है, यानी मेन को चेंज नहीं कर पाता कॉल बाय वैल्यू वाला। तो
बाय डिफॉल्ट अगर आप स्ट्रक्चर को भेजोगे कभी फंक्शन में तो स्ट्रक्चर का वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट आप क्लास को भेजोगे कभी फंक्शन में तो वो अपने आप बाय डिफॉल्ट रेफरेंस टाइप ही लेगा। यानी अगर क्लास को किसी फंक्शन में भेज दिए और वहां पे कुछ चेंज किए तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये रेफरेंस टाइप होता है, क्योंकि यह क्लास कभी भी भेजता है तो अपना एड्रेस ही भेजता है, जबकि स्ट्रक्चर वैल्यू भेजता है। तो ये है एक डिफरेंस। दूसरा, अच्छा देखो ये कारण इसका क्या है। इन क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑन द हीप मेमोरी। कारण यही है कि क्लास हमारा हीप मेमोरी में क्रिएट होता है और स्ट्रक्चर हमारा, स्ट्रक्चर का जो इंस्टांस बनाते हो या ऑब्जेक्ट बनाते हो वह स्टैक मेमोरी में क्रिएट होता है। बेसिकली मेमोरी दो तरह का होता है, कि हीप मेमोरी एक स्टैक मेमोरी। तो स्टैक मेमोरी में डेटा होता है और हीप मेमोरी में रेफरेंस होता है। इसलिए जो वेरिएबल हीप मेमोरी में बनेगा वो ऑलवेज रेफरेंस टाइप का होगा, और जो स्टैक मेमोरी में बनेगा वो ऑलवेज वैल्यू टाइप का होगा। तो चूंकि स्ट्रक्चर हमारा स्टैक मेमोरी में बनता है इसलिए वो स्ट्रक्चर टाइप का होता है, वो वैल्यू टाइप का होता है। और जो वेरिएबल हमारा हीप मेमोरी में बनेगा, यानी क्लास का ऑब्जेक्ट हमारा हीप मेमोरी में बनता है, इसलिए वो रेफरेंस टाइप। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट है क्लास इट सपोर्ट्स इनहेरिटेंस। ऑब्वियस सी बात है भाई, क्लास का तो कॉन्सेप्ट ही है। वैसे भी क्लास में मेन चार ही कॉन्सेप्ट होता है, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फी। तो ये चारों सपोर्ट होता है क्लास के द्वारा, जबकि ये चारों में से कोई भी कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रक्चर में नहीं है। पढ़े पढ़े से पढ़े हो ना सी में स्ट्रक्चर, उसमें ये सब कुछ नहीं होता है। दूसरा, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। क्लास के अंदर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कहते हैं। ये ऐसा फंक्शन होता है कि आपको इस फंक्शन को रन कराने के लिए कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। आप बिना कॉल किए ही ये कॉल हो जाता है, ये रन हो जाता है। कब रन होता है, कैसे होता है, जब हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। इसके बाद का टॉपिक कंस्ट्रक्टर ही है, नहीं, हाँ एक टॉपिक के बाद कंस्ट्रक्टर ही पढ़ेंगे हम लोग, और कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर तो समझ में आ जाएगा कि कैसे कॉल होता है। बस अभी के लिए इतना याद रखो कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो किसी क्लास के अंदर होता है और उसे हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट कॉल होता है। जबकि स्ट्रक्चर में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना कंस्ट्रक्टर है ना डिस्ट्रक्टर है। उसके बाद क्लास के अंदर इट सपोर्ट्स उप्स फीचर। सिंपल सी बात है कि ये उप्स के सारे फीचर को सपोर्ट करता है, क्योंकि क्लास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है, जबकि स्ट्रक्चर प्रोसीजर ओरिएंटेड होता है, इसलिए उप्स के किसी फीचर को सपोर्ट नहीं करता। नाउ फिर क्लास के अंदर है द मेन वेरिएबल ऑफ क्लास कैन बी इनिशियलाइज्ड डायरेक्टली। द मेंबर वेरिएबल ऑफ क्लास, क्लास का जो मेंबर वेरिएबल होता है उसे हम लोग डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है? जबकि स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो उसे आप डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो। जैसे कभी ऐसा देखे हो कि आपने लिखा हो स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट स्टूडेंट, उसके अंदर रोल इक्वल टू 1, वो नहीं कर सकते हो आप। वैसे तो हम क्लास में भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्लास में दूसरा तरीका है जिसके द्वारा हम जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाए अपने आप उसका कुछ वैल्यू सेट हो, वो कर सकते हैं, वही कंस्ट्रक्टर का यूज करके। जबकि स्ट्रक्चर में वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस हैं क्लास और स्ट्रक्चर के बीच में। ये सब कुछ डिफरेंसेस है, मेजर बहुत अलग है दोनों। स्ट्रक्चर वो एकदम अलग चीज है, क्लास एकदम अलग चीज है, सिर्फ बनाने का तरीका थोड़ा सा सेम। ठीक है? इतना क्लियर?